Namaste, welcome to Urban Chatterati, and today I'm joined by Vaibhav Singh, geopolitical analyst, and who runs a highly popular channel, Defensive Offense, on the YouTube, which you must have watched, and I'm pretty sure that you have subscribed to his channel as well. So Vaibhav, आपका स्वागत है मेरे शो में पहली बार आप आ रहे हैं थैंक यू फॉर इट Thank you so much. Thank you so much for inviting me. सो वैभव अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस समय वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है, काफ़ी धरने चल रहे हैं। एक इस्लामिस्ट पार्टी है टीएलपी, उसको पाकिस्तान की सरकार ने पहले आतंकवादी डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद उसी के साथ डील हो रही है, उसके चीफ को जेल से छोड़ा गया है और उनकी मांगों को वो मानने को मजबूर हो गई है। सो पाकिस्तान में इस समय चल क्या रहा है, क्योंकि न्यूज़ तो आ रही है, सड़कों पे वायलेंस हो रहा है, लेकिन उतना कवरेज नहीं हो पा रहा है अभी इसका। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि तहरीक लब्बैक का पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझ लें कि तहरीक लब्बैक का वजूद में कैसे आई। तहरीक लब्बैक ब्लास्फेमी लॉ जो है पाकिस्तान में, वो बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। उसके बहुत ज्यादा विक्टिम्स हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उसमें हिंदू, क्रिश्चियन, सिख सारे हैं उसमें इन्वॉल्व। तो पाकिस्तान में एक बड़ा बड़ा आसान तरीका, अगर आप मुसलमान हैं और आपका किसी से प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या कोई भी डिस्प्यूट है, लीगल डिस्प्यूट है, तो आप सामने वाले पे ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दें कि इसने प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी करी है और प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ कहा है, कोई ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स यूज किए उनके लिए, और देयर विल बी अ मॉब रेडी टू सपोर्ट यू। और फिर लोग सड़कों पे आ जाते हैं, गाड़ियां जलानी शुरू कर देते हैं, एंड वो तब तक लगे रहते हैं जब तक उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे नहीं हो जाते। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो माइनॉरिटीज हैं उनकी जमीनें हथियाने का, उनकी प्रॉपर्टीज हथियाने का। तो तहरीक लब्बैक के साथ ये हुआ कि जब ये पॉपुलर तब हुई जब सलमान तासीर को, ठीक है, जो उन्होंने जब आसिया बीवी का केस लड़ा, हु वाज अ क्रिश्चियन लेडी एंड शी वाज फॉल्सली चार्ज, उसके ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हुआ कि इन्होंने जो है ब्लास्फेमी करी थी आसिया ने। और वो मोहल्ले की औरतों का पानी का झगड़ा था और उस झगड़े में उसके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दिया और उसको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उसने सजाए मौत दे दी। तो उसको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे सलमान तासीर, और उनको मुमताज कादरी नाम का उनका खुद का बॉडीगार्ड था, उसने गोली मार दी। तो मुमताज कादरी के खिलाफ जब फैसला आया, उसको फांसी दी गई, तो उसके सपोर्ट में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, जो कि एक बरेली मौलाना है, उन्होंने एक पूरी मूवमेंट चलाई और पूरे मुल्क से लाखों लोग सड़कों पे आए और वहां से किक ऑफ हुई वो पूरी मूवमेंट। और फिर उसके बाद ब्लास्फेमी को लेकर के या खत्म नबूवत यानी द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट को लेकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने की बात, ऐसा र्यूमर उड़ाया गया कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट कुछ उसको डाइल्यूट करना चाह रही है इस लॉ को, तो उसके खिलाफ इन्होंने धरने शुरू कर दिए और फैजाबाद में और बाकी जगहों पे, और वो बहुत पॉपुलर हो गई पूरे पाकिस्तान में। और उसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आईएसआई का पूरा सपोर्ट मिला, बिकॉज नवाज शरीफ को कमजोर करने वाली कोई भी फोर्स जो थी उसके टेन्योर में, उसको आर्मी पूरा का पूरा सपोर्ट देना चाह रही थी। इसलिए अगर आप देखें तो नवाज शरीफ के टेन्योर में जो आखिरी धरना टीएलपी का, उसमें उनके यहाँ के कोर कमांडर का पूरा सपोर्ट था, और जो इनके रेंजर्स के मेजर जनरल थे वो आकर के सड़क पे उतर करके जो है कि प्रोटेस्टर्स को लिफाफों में 2-2 हजार रुपए बांटते हुए वीडियो पे रिकॉर्ड हुए। आप इस तरह की चीज कहीं इमेजिन भी नहीं कर सकते। इंडिया जैसी कंट्री में तो बिल्कुल नहीं इमेजिन कर सकते कि कोई मेजर जनरल, 2 स्टार जनरल आकर के लोगों को पैसे बांट रहा हो, प्रोटेस्टर्स को। सो ये उसका एक बैकग्राउंड था। अब उसके बाद उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली 2017 में, बिकॉज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है, वो एक राइट विंग पार्टी पाकिस्तान की मानी जाती है। और उस राइट विंग का वोट कौन सी पार्टी काट सकती थी? वो कोई रिलीजियस पार्टी काट सकती थी, और वो रिलीजियस पार्टी थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, टीएलपी। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2017 में एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हुई, और 2018 के जो इलेक्शंस हुए में वो पंजाब की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भुट्टो की पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा वोट लिए उसने पंजाब में, और पूरे पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी। तो अगर आप अगर इन चीजों का कॉन्टेक्स्ट में अगर रख करके देखें तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो पूरा जो पॉपुलैरिटी है तहरीक लब्बैक की, वो किस लेवल पे है।
और जो भी वोट काटे उन्होंने, वो किसके काटे? नवाज शरीफ के वोट काटे उन्होंने, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अफेक्ट किया जहां पे नवाज शरीफ जीत सकता था। तो ये इसका बैकग्राउंड है। और तहरीक लब्बैक की करंट में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे वो किस बात पे चल रहे थे? भाई वो यही तो कह रहे थे ना कि भाई आपने हमसे प्रॉमिस किया है, गवर्नमेंट ने 6 महीने पहले हमसे प्रॉमिस किया कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज देंगे, हमको आप 5-6 महीने का टाइम दीजिए। हमने टाइम दिया, अब आप अपनी जो आप वादा किया था आप उससे पीछे हट रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट था। अब उसके आगे क्या हुआ वो हम आगे बात करेंगे कि ये इसके पीछे मतलब ये इसका रीजन क्या है, तो ये वजूद में आई क्यों आके, बट इसका बैकग्राउंड टीएलपी का ही है। लेकिन ये जो फ्रांस के एम्बेसडर को वापस करने की जो बात है, जो इमरान खान की सरकार ने वादा भी किया था, जो आप बता रहे हैं, वो क्या मामला है? अचानक फ्रांस से इनको इतनी दिक्कत क्यों हो गई है? देखिए, चार्ली हेब्डो का केस हम सबके सामने है। हम सब जानते हैं कि चार्ली हेब्डो के कार्टून शाया हुए, पब्लिश हुए, और उसके बाद फ्रांस में एक पूरी सीरीज ऑफ इवेंट शुरू हुए जहां पे कि उनके कार्टूनिस्ट को मारा गया। कॉलेज में किसी प्रोफेसर ने वो कार्टून दिखा दिए तो उसके ही एक स्टूडेंट ने उसकी गर्दन काट दी अपने प्रोफेसर की। तो इस तरह की जब चीजें शुरू हुई तो फ्रांस ने क्रैकडाउन किया। फ्रांस ने, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पे बड़े प्रोटेस्ट हुए इंडिया में भी फ्रांस के खिलाफ, लेकिन अब ये आप आयरनी देखिए कि इंडिया में जो रेडिकलाइज सेगमेंट्स माइनॉरिटी के हो या जो मतलब जो लेफ्ट पार्टियों के जो कि सेक्युलरिज्म के चैंपियंस हैं, इनको ये तक नहीं पता कि सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट ही फ्रांस से आया है। तो फ्रांस ने वो कॉन्सेप्ट जो सेक्युलरिज्म का था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का था, उन्होंने उसको अपहोल्ड किया। वो बैक ट्रैक नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम रेडिकल्स के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने वो सारी की सारी जो कार्टून थे गवर्नमेंट बिल्डिंग से ऊपर उन्होंने लगाई टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किलिंग्स ऑफ देयर सिटीजन्स, और ये बताने के लिए कि फ्रांस स्टैंड्स फॉर सेक्युलरिज्म एंड फ्रांस स्टैंड्स फॉर फ्रीडम। और इमैनुअल मैक्रोन ने फिर उसके बाद और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए। उन्होंने कहा कि भाई एक कंट्री में दो तरह की एजुकेशन हो सकती है, कि एक तो हमारी फॉर्मल एजुकेशन और एक मदरसा एजुकेशन। उन्होंने ये कहा कि भाई जो मस्जिद है, अनरजिस्टर्ड मॉस्क विल नॉट बी अलाउड। ऐसी मस्जिद नहीं हो सकती भाई जिसका रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट को ही नहीं पता कि हमारे यहाँ कितनी मस्जिदें हैं, कौन सी मस्जिदें हैं। तीसरा उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाई कि आप मॉस्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स करेंगे, आप कोई खुतबा नहीं देंगे, आप कोई लेक्चर नहीं देंगे, स्पीच नहीं देंगे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू इस्लाम मॉस्क इज अ प्लेस टू वर्शिप, दैट्स इट। इस्लाम में भी मस्जिद की हैसियत सिर्फ एक कम्युनिटी सेंटर से ज्यादा की कुछ नहीं है। यही कारण है कि सऊदी अरेबिया जैसी जगहों पे भी मस्जिदें तोड़ के गिरा दी जाती हैं। प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम की मस्जिदें तोड़ दी गई। जिस मस्जिद में प्रॉफेट मोहम्मद नमाज पढ़ते थे वो मस्जिद तोड़ दी गई। तो और क्यों तोड़ी गई? फ्लाईओवर बनाने के लिए। तो आपको ये चीज ये इस चीज को फ्रांस ने अपहोल्ड किया। इस चीज पे नाराजगी थी और इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने गुस्ताखी की है। पहली बात तो वो स्केच बनाया। अब गवर्नमेंट चूंकि अब उन स्केचेस को गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे लगा रही है, तो जो फ्रेंच एम्बेसडर है, यानी जो वहां की गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, आप उसको वापस भेजिए। और पहले तो इनकी डिमांड ये थी कि आप जिहाद, ऐलान जिहाद कीजिए फ्रांस के खिलाफ, बिकॉज ये आपका फर्ज है। तो इनको समझ में आया कि आप फ्रांस से जिहाद नहीं लड़ सकते, तो इन्होंने कहा ठीक है, वो नहीं कर सकते तो आप कम से कम उनका जो हुकूमत का जो नुमाइंदा है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट का, आप उसको भी वापस भेज दीजिए। तो ये इस पे उन्होंने वादा कर लिया। खादिम हुसैन रिजवी ने लास्ट प्रोटेस्ट किए थे, तो प्रोटेस्ट में ये गए। उसमें ब्रिगेडियर एजाज शाह जो है वो इनके होम मिनिस्टर थे, जो पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्टर कहे जाते हैं। तो वो गए और उन्होंने वादा कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, रिटर्न एग्रीमेंट किया कि हाँ हम 6 महीने में भेज देंगे। तो अब 6 महीने बाद जब इन्होंने कहा कि टाइम पूरा हो गया है, फिर इन्होंने फिर थोड़ा टाइम मांगा। फिर 20 तारीख की मोहलत मांगी कि 20 अप्रैल तक का टाइम दीजिए। और 20 अप्रैल से पहले 12 अप्रैल को ही इन्होंने साद रिजवी, जो कि खादिम हुसैन रिजवी के बेटे हैं, बिकॉज खादिम हुसैन रिजवी की लास्ट ईयर डेथ हो गई, तो उनके बेटे वो अमीर बने तहरीक लब्बैक के। तो उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और इन्होंने एक्चुअली मिस कैलकुलेशन ये की, जो कि हमेशा करते, तारीख आप इनकी उठा के देख लीजिए। देर इज अ जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, हिज नेम इज नजम सेठी। वो अक्सर वो उनका एक वो एक बात कहते हैं बड़ी फेमस है कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज हिस्ट्री ऑफ ब्लंडर्स, प्लंडर्स एंड थंडर्स। ठीक है, तो इस तरह के ब्लंडर्स और प्लंडर्स ये करते रहते हैं। तो एक ब्लंडर इन्होंने ये कर लिया
कि लिखित में वादा कर लिया, और ऊपर से इन्होंने ये कैलकुलेशन करी कि अभी 23 साल का लड़का, अब इसको अगर हम गिरफ्तार कर भी लेते हैं तो अब ये खादिम हुसैन रिजवी इतना तो पॉपुलर नहीं होगा ना, अभी तो वो तो पोस्ट ग्रेजुएट दरसे निजामी का स्टूडेंट था, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, तो क्या कि इसकी कितनी होल्ड होगी। बट एक चीज ये नहीं समझ पाए कि होल्ड ना खादिम हुसैन रिजवी की थी, ना होल्ड साद रिजवी की है, होल्ड उस रेडिकलाइजेशन की है जो कि खुद रियासत ने, खुद स्टेट ने इंजेक्ट किया है अपनी पूरी आवाम के अंदर पिछले 70 सालों में। तो साद रिजवी इज जस्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट रेडिकलाइजेशन। आप साद रिजवी को आज हटा देंगे, उसकी जगह कोई दूसरा बंदा के खड़ा हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज जो रूट कॉज है इस पूरी सारी प्रॉब्लम्स का, वो रेडिकलाइजेशन है, और जो कि जिसको स्टेट ने खुद ही डाला है, लोगों के अंदर इंजेक्ट किया है। सो ये इन्होंने मिस कैलकुलेशन करी थी, उसके बाद लोग सड़कों पे आ गए, और उसके बाद जो सीरीज ऑफ इवेंट शुरू हुए हैं वो उसमें फिर पाकिस्तान आर्मी की इंटरनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। बिकॉज जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन मिला, तो जनरल बाजवा के एक्सटेंशन से बहुत सारे जनरल्स का करियर खत्म हो गया, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी द चीफ। अगर आप रिटायर ही नहीं होंगे तो अगला बंदा चीफ कैसे बनेगा? सो एंड पाकिस्तान आर्मी इज व्हाट? पाकिस्तान आर्मी इज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज। इट इज नॉट इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी और कोई और दूसरी आर्मी, इट्स अ क्रिमिनल एंटरप्राइज, माफियाज हैं वो। तो जनरल बाजवा आज चीफ है, बट देयर आर ऑल्सो आर्मी कमांडर्स, देन देयर कम्स कोर कमांडर्स, ये सारे के सारे जो है ये पूरा डीप स्टेट है उनका। आप जनरल बाजवा को, लोगों को लगता है कि जनरल बाजवा कॉल ले लेगा और सारी चीजें वैसे ही होंगी, ऐसा होता नहीं है। हाँ, बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ता है, बट देर इज अ सर्टेन लिमिट अप टू विच जनरल बाजवा कैन गो विदाउट कंसल्टिंग द कोर कमांडर्स एंड द आर्मी कमांडर्स। सो आईएसआई का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपको याद होगा तो मुशर्रफ के टाइम पे एक लॉयर्स मूवमेंट खड़ी की गई थी, और ऑल ऑफ अ सडन, मतलब ऑल पावरफुल मुशर्रफ गॉट ऑन हिज नीज। तो ये कैसे हुआ था? वो कहीं ना कहीं जनरल यानी थे और बाकी के उनके जो साथी थे जनरल्स, उन सब की ये मिली भगत थी। तो बिकॉज एवरीबडी वांट्स, अब मुशर्रफ जो है, अगर वो 7 साल से 8 साल से चीफ बना बैठा है, और जनरल बाजवा भी अब चूंकि 3 साल तो बने बैठे थे, 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया, और उसके बाद फिर एक एक्सटेंशन लेंगे, तो छोड़ना कौन चाहता है? तो जो जनरल्स हैं उनकी तरफ से भी दे वांट, अगर आपको, जैसे आपने कहा कि साद रिजवी को छोड़ दिया गया, तो साद रिजवी को जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन अभी तक छोड़ा नहीं है इन्होंने। हो सकता है कि मैं सुबह से मैंने ध्यान देखा नहीं होगा, तो मेरी नजर से नहीं गुजरा हो, बट ये साद रिजवी को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ये इसलिए नहीं छोड़ेंगे, या इनके साथ नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है। कल शेख रशीद ने, होम मिनिस्टर ने, ये वादा किया आकर के मीडिया में कि स्टेटमेंट दी कि हम इनके खिलाफ जो भी मुकदमे हैं सारे वापस करेंगे, इंक्लूडिंग जो ट्रीजन का और टेररिज्म का जो मुकदमा है वो भी वापस करेंगे, और इनके जितने भी लोगों को हमने पकड़ा उन सबको छोड़ेंगे। लेकिन इवेंचुअली छोड़ा किसी को नहीं है उन्होंने। क्यों? बिकॉज आर्मी के जो कोर कमांडर्स हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं छोड़ना है। जनरल बाजवा वांट्स देम टू लीव, बिकॉज जनरल बाजवा को पता है कि ये जो तहरीके लब्बैक है, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान इज पंजाब। पंजाब के बाहर कोई पाकिस्तान नहीं है। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, दीज आर नॉट पाकिस्तान। तो उनको पता है कि ये जो भी है इसमें ये पंजाबी है। दीज गाइज विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर मी, ठीक है? और इलेक्शंस होंगे, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली कम्स फ्रॉम पंजाब, वहां पे इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं सस्टेन कर सकती। आप कितना रिगिंग करोगे? ऐसा नहीं हो सकता ना कि 90% पीपल आर वोटिंग अगेंस्ट इमरान खान और वो 60% मेजोरिटी लेकर के आ जाए। दिस कांट हैपन। आप 10, 15, 20% वोट स्विंग कर सकते हो, इससे नहीं कर सकते आप। सो उनको ये चीज समझ में आ रही है, बट कोर कमांडर्स नहीं चाहते कि उनको वो बाहर निकले, ताकि ये चीजें और बिगड़े, सिचुएशन और खराब हो, जिससे कि बाजवा को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके और बताया जा सके कि भाई आपके खिलाफ बहुत सेंटिमेंट है सर, अब आप स्टेप डाउन करना पड़ेगा। एंड बाजवा हिमसेल्फ रियलाइजेस दैट एंड ही स्टेप्स डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पावर स्ट्रगल जो पाकिस्तान में चल रहा है, ये उसका मैनिफेस्टेशन है जो पर्दे के पीछे चल रहा है। लेकिन जब हम इमरान खान की बात करें, इमरान खान की सरकार तो पूरी दुनिया में ही जिहाद करने वाली थी, एक नया ब्लॉक इस्लामिक देशों का बनाने वाली थी, और क्या कहते हैं, भारत के खिलाफ पूरा उन्होंने क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर रखा था।
इमरान खान इसमें कहाँ फिक्स होता है ये पूरे गेम में? देखिए, जो कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं बना सकते रेबीज की, वो कोई ब्लॉक क्या बनाएंगे इस्लामी ममालिक का? ये मतलब इट इज अ वेरी फार फेच्ड आइडिया। मतलब दीवाने का ख्वाब है, तो दीवाने का ख्वाब भी देख सकता है। अगर आप 70 साल में एक सीरिंज नहीं बना सके, 70 साल में पैरासिटामोल की टैबलेट्स नहीं बना सके, 70 साल में न्यूक्लियर बम छोड़ के आपने बनाया क्या है? कुछ भी नहीं बनाया आपने। और वो न्यूक्लियर बम भी आपने बनाया नहीं है, आपने चोरी किया है। सो अगर आप इतनी बेसिक चीजें नहीं बना सकते, आप अपने मास्क नहीं बना सकते, पीपीई किट्स नहीं बना सकते, जिसको बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, तो आप यही बनाइए। आप फुटबॉल बनाइए फीफा के, आप कुछ क्रिकेट की बॉल्स बना लीजिए, जो कि अब सिर्फ पाकिस्तानी, इसके अलावा कोई बाहर से कोई देश खरीदता भी नहीं है। तो ये आपका ले दे करके आपका मतलब ये आपकी कैपेसिटी है टू क्रिएट समथिंग। तो इस्लामिक ब्लॉक, मैं कहता हूँ आप इस्लामिक ब्लॉक आप टर्की के साथ बनाएंगे। आपका जो फॉरेन रेमिटेंसेज आते हैं वो 70% आते हैं गल्फ से हैं, और आप टर्की के साथ जाकर इस्लामिक ब्लॉक बनाएंगे। आप 30-40 लाख बंदा रहता गल्फ में है, लीगली एंड इलीगली, और आप जाकर के इस्लामिक ब्लॉक बनाएंगे टर्की के साथ। और टर्की एंड इनको एक चीज ये भी समझ में नहीं आती कि टर्की और अरब्स का रिलेशन, जो टर्क्स और अरब्स का रिलेशन है वो हिस्ट्री में जाके देखे तो बहुत खराब रहा है। टर्क्स हैव बीन और हैव ऑलवेज बीन ऑक्यूपायर्स। उन्होंने सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, ये जो ओटोमन एम्पायर था वो क्या था? तो आप उसके ऑक्यूपायर के साथ जाकर के अलायंस बनाएंगे, और फिर उसके बाद आप उम्मा की भी बात करेंगे कि हम उम्मा है, हम एक फैमिली है जो मुस्लिम वर्ल्ड है। दैट इज नॉट पॉसिबल। और मलेशिया का आपने नाम लिया कि हम उसमें इस्लामिक ब्लॉक में मलेशिया को भी इंक्लूड करेंगे। मलेशिया की हैसियत क्या है एट अ ग्लोबल लेवल? टर्की की भी हैसियत तब तक है जब तक वो एक नेटो का मेंबर है, ठीक है? अगर आप उसको नेटो से हटा दें तो टर्की क्या स्टैंडिंग है, उसकी जीडीपी क्या है, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब ग्लोबल लेवल पे उसका ट्रेड कितना है, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह की ये बहकी बहकी बातें करते हैं। और इमरान खान को डिजास्टर अगर वहां की अपोजिशन या वहां के इंटेलेक्चुअल, वहां के इकोनॉमिस्ट अगर बोलते हैं, उसके पीछे कोई रीजन है। वो यही सारे हैं। अब ये कहता है हम इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए एक टीवी चैनल बनाएंगे। अगर टीवी चैनल बनाने से इस्लामोफोबिया फाइट हो सकता, तो सऊदी अरेबिया और यूएई के पास पैसे की कमी है, या उनके पास एंकर्स की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है? मतलब कुछ भी बोलते हैं ये, तो मैं तो उनको खैर सीरियसली नहीं लेता। देयर आर पीपल इन इंडिया हु टेक इमरान खान वेरी सीरियसली, दे फाइंड हिम वेरी इंटेलेक्चुअल। और मतलब वो आप एक नोबेल तरीके से देखिए, वो नोबेल पीस फिलोसोफर प्राइज भी है। चाहते हैं उसके लिए। हाँ, उसके लिए नोबेल पीस प्राइज से आते हैं। अब आप देखिए, वो फिलोसोफर भी है, वो फिलो वो स्पिरिचुअल भी है, वो सूफिज्म पे और रूहानियत पे। वो तो कहता है कि रूहानियत पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाओ पाकिस्तान में। अब ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की 45% आबादी, जो बच्चे हैं, 45% जो स्कूल गोइंग एज के स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी स्कूल में नहीं जाते, मदरसे में भी नहीं जाते, वो गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं जाते। दे जस्ट डोंट स्टडी। अब आप मुझे बताइए, जिस देश में ये हालत हो और वहां का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम रूहानियत पढ़ाने के लिए, हमें इस रिसर्च के लिए हमें यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, तो इस तरह के इंसान की बातों को मैं तो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। और देखिए, पाकिस्तान में डीप स्टेट की क्या पॉलिसी है, उसकी क्या थिंकिंग है, वही मैटर करती है। नवाज शरीफ, इमरान खान, बेनजीर भुट्टो और ये जितने भी हैं, इनके कहने नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑपोजिशन में हो, ये गवर्नमेंट में हो। गवर्नमेंट में होते हैं तो सोचते हैं कि कैसे मैं मैक्सिमम और मैं एंजॉय कर सकूं। अपोजिशन में होते हैं तो सोचते हैं कि कैसे भी करके आर्मी के साथ कुछ डील हो जाए कि आर्मी हमें पावर में ले आए। तो बस ये इनका यही काम है। अपोजिशन में होंगे तो एक स्ट्रेटजी है, रूल में होंगे, रूलिंग पार्टी होंगे तो एक स्ट्रेटजी है, और सारी पार्टियां सेम स्ट्रेटजी अपनाती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। नॉट अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी विच एग्जिस्ट इन पाकिस्तान वो इन दोनों स्ट्रेटजी से कहीं भी 19-20 दाएं बाएं नहीं जाती वो। लेकिन अगर हम ये टीएलपी की बात करें तो अभी तक जो ये इस्लामिज्म था, जो रेडिकलाइजेशन था, वो खैबर पख्तूनख्वा में था, वो कश्मीर में था, वो अफगानिस्तान में था, लेकिन अब तो पंजाब में भी वो बढ़ने लगा है। हमने देखे हैं बहुत सारे जो सेना के जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो वीडियो बना के टीएलपी का सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ
कह रहे हैं कि अगर आपने नहीं मांग मानी, बातें नहीं मानी, तो हम भी जिहाद में शामिल हो जाएंगे। सो पाकिस्तान के पंजाब में क्या हो रहा है, और आपको क्या लगता है कि पंजाब का जो सरकार है, जो अफगानिस्तान में करती रही है तालिबान को प्रमोट करके, क्या वो सीन हम पंजाब में भी देखने वाले हैं बहुत जल्दी? देखिए, रेडिकलाइजेशन हमेशा से पंजाब में ही रहा है। वो पंजाब से एक्सपोर्ट किया गया खैबर पख्तूनख्वा में, वो पंजाब से एक्सपोर्ट किया गया बलूचिस्तान में, पंजाब से एक्सपोर्ट किया गया सिंध में। तो रेडिकलाइजेशन की जो आप कह लीजिए कि मैं गंगोत्री वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन जो जहां से वो शुरू होता है रेडिकलाइजेशन, वो पंजाब ही रहा है हमेशा से। जितने भी रेडिकलाइज सबसे मोस्ट एक्सट्रीमली रेडिकलाइज मदरसे हैं, वो सारे के सारे, और जो इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं वो सारे पंजाबी रहे हैं, वो पंजाब से ही रहे हैं। और पाकिस्तान मूवमेंट भी देख लीजिए, पाकिस्तान बनने के बाद सबसे ज्यादा वायलेंस जो है वो पंजाब में ही हुआ, और वायलेंस की शुरुआत पंजाब में हुई। उसका रीजन यही था कि जो वहां पे जो मुस्लिम आबादी थी, वो बहुत ज्यादा हाईली रेडिकलाइज थी हमेशा से। आज की बात नहीं है, हमेशा से रेडिकलाइज थी वो। मैं तो ये पर्सनली मानता हूँ कि पंजाब को रेडिकलाइज किया नहीं गया, वो हमेशा ही रहा है। दूसरी चीज ये है कि पंजाब में वायलेंस अब शुरू हुआ है अपना। ये पहले क्या करते थे, ये रेडिकलाइजेशन एक्सपोर्ट करते थे। अब एक्सपोर्ट करने को कुछ बचा नहीं है, बिकॉज जहां जहां कर सकते थे वहां कर चुके हैं। अब ये खुद एक दूसरे को मार रहे हैं अब, क्योंकि अब कहीं और बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया, लश्कर तैयबा वाले, जैश ए मोहम्मद वाले नहीं आ सके, ठीक है। सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी इनके जितने ही रेडिकलाइज लोग पहले से बैठे हुए हैं। तो अब ये काम ये कर रहे हैं कि अब अपने लोगों को मार रहे हैं। तो अ, तहरीके लब्बैक ने एक जो सबसे बड़ी चीज जो तहरीके लब्बैक ने की है, वो किया कि पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तानी स्टेट को एक्सपोज किया है। ये हमेशा से बोलते थे कि हम इस्लाम का किला है, हम वाहिद इस्लामिक रियासत है जो न्यूक्लियर पावर है, और हमारे यहाँ कोई भी कानून, हम इस्लामी नजरियाती काउंसिल बनाएंगे, कोई भी कानून, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनना चाहिए जो कि इस्लामी नजरिए के हिसाब से ना हो, ठीक है। हम पार्लियामेंट के ऊपर एक सुपर पार्लियामेंट बैठाएंगे, ठीक है। सो ये मतलब इनको एक्सपोज कर दिया उसने। उसने कहा ठीक है, अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम इस्लाम के चैंपियन हैं, हमारा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो अगर प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी हो रही है, उनका मजाक बनाया जा रहा है, कार्टून्स बनाए जा रहे हैं, उनको एक ऑब्जेक्शनेबल तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो आप उनके खिलाफ जिहाद करो। आपने कहा नहीं, हम जिहाद तो नहीं कर सकते। ठीक है, आप जिहाद करो, आप उनके एम्बेसडर भेजो। आप उस पर भी तैयार नहीं है। तो दी व्हाट टीएलपी हैज डन, टीएलपी हैज एक्सपोज दीज गाइज, ठीक है, कि यार ये कोई इस्लामी जमहूरिया नहीं है। हमको 70 साल से बेचा जा रहा है कि हम इस्लामी जमहूरिया हैं और हम इस्लाम का किला, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज ये जो स्टेट है, इसके गले में जो पट्टा पड़ा हुआ है, वो यहूद नसारा का है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे हैव एक्सपोज्ड। और ये सबसे बड़ी चीज है जो कि वहां पे भी मीडिया और इंडियन मीडिया भी मिस कर रहा है। इंडियन मीडिया इज मोर कंसर्न अबाउट द सिविल वॉर इन पाकिस्तान। बट आप एक चीज ये देखिएगा कि इसका जो बैकलैश आएगा, आपने जो एक्शन लिया है और जो इन एक्शन है आपका, दोनों आपके ऊपर बैकफायर करेगा। एक्शन जो आपने टीएलपी के लोगों पे लिया है, और इन एक्शन जो आपने फ्रांस के खिलाफ किया है, ये दोनों चीजें बैकफायर करेंगी आपके ऊपर। मुशर्रफ के ऊपर खुद आईएसआई के लोगों ने हमला कराया 2007 में, जब उन्होंने लाल मस्जिद के ऊपर ऑपरेशन किया मौलाना अब्दुल अजीज के ऊपर के खिलाफ। तो मौलाना अब्दुल अजीज तो बहुत छोटा फिगर था, और उसकी मस्जिद और उसके जो डिसाइपल्स थे, वो तो मतलब उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है टीएलपी से। टीएलपी इज अ फार फार बिग ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी रीच जो है वो पूरे पंजाब और कराची तक बहुत ज्यादा है। सो आपने उनके लोगों को गोलियां मारी, उनके ऊपर तेजाब का पानी फेंका है, और किस किस लिए फेंका है? बिकॉज वो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे थे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसको इमरान खान रियासत मदीना कहते हैं, जिसको प्रॉफिट मोहम्मद ने बनाया था, वहां पे लब्बैक या रसूल अल्लाह, यानी प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लेने के लिए आप तेजाब का पानी फेंक रहे हैं लोगों पे। और लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे आप गोलियां मार रहे हैं, टीयर गैस कर रहे हैं। सो एनी बडी हु थिंक्स कि इसका बैकलैश नहीं आएगा, वो मुकदमे में रह रहे हैं। अगर आप देखें तो जो इनके लैकीज हैं डीप स्टेट के और फौज के जर्नलिस्ट, वो इस पॉइंट को डे वन से उठा रहे हैं। भले मेन स्ट्रीम पे नहीं बोल रहे हो, बट वो अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में और टेलीग्राम ग्रुपों में वो बोल रहे हैं लगातार
कि गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट गवर्नमेंट पागल हो गई है, गवर्नमेंट क्यों इनको मार रही है, गवर्नमेंट को इससे बात करनी चाहिए, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये लोग पंजाबी हैं जिनके ऊपर आप ये सारे काम कर रहे हो, और ये बैकफायर करेगा, बिकॉज जो फुट सोल्जर भी जो आते हैं पाकिस्तान आर्मी के 75% कम से पंजाब यार, ठीक है। तो ये जो जिन लोगों के ऊपर ये डंडे पड़ रहे हैं और जो लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं या जिनके जिनकी दिल आजारी हुई है, पीपल हु आर हर्ट, ठीक है, वो उन्हीं जवानों के तो ही चाचे मामे फूफे है। सो कहीं ना कहीं ये चीजें ट्रिकल डाउन करेंगी, इसका बैकलैश आएगा, जैसे मुशर्रफ के ऊपर हुआ था। मैं नहीं कहता कि 100% होगा, बट दे आर वेरी हाई चांसेस कि इस गवर्नमेंट के लीडरशिप पे या आर्मी की लीडरशिप पे कोई ना कोई इस तरह का अटेम्प्ट हो सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये हालात सस्टेनेबल हैं पाकिस्तान में। इमरान खान का क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन पंजाब में जो है हम अफगानिस्तान वाले सीन अगले 10-15 सालों में देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है, अगर कोई बड़ा कोर्स करेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस सब का असर भारत पे क्या पड़ेगा वैभव? जब हम भारत की बात करते हैं, ये जो फॉरेन पॉलिसी में जो होता है वो जो डोमेस्टिकली होता है उससे रिलिंक्ड होता है। अगर पाकिस्तान का पंजाब भी ओपनली एक तालिबान के तरीके से रियासत बन जाता है, तो भारत के ऊपर क्या क्या असर पड़ेगा और अभी क्या पड़ रहा है? क्योंकि भारत में भी बहुत लोग हैं जो सड़कों पे जाके समय से आके प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। वो तो एक यहाँ पे फासिस्ट सरकार बैठी है जो उसको टॉलरेट नहीं करेगी, और लोगों को पता है कि टॉलरेट नहीं होगा, इसलिए वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। सो ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश का जो मॉडल है मॉडर्नाइजेशन का और थोड़ा कंट्रोल करने का इस्लामिज्म का, और पाकिस्तान का जो मॉडल है उसके भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें तो। देखिए, कुछ लोगों का इंडिया में ये कहना है, मैं उनसे एग्री नहीं करता। बहुत कुछ डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ज़्यादा डिस्टेबलाइज हुआ तो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में चले जाएंगे, तालिबान के हाथ में चले जाएंगे, या जो उनके जो जनरल्स हैं वो क्या तालिबान नहीं है, वो भी तालिबान है, वो उतने ही एक्सट्रीमिस्ट हैं जितने एक्सट्रीमिस्ट तालिबान है। सो ये जो पूरा एक मैं तो नॉनसेंस कहता हूँ कि यार पाकिस्तान को स्टेबल रखना, और ये पता है पाकिस्तान से बहुत आता है। पाकिस्तानीज भी ना, ये आप कभी उनके साथ बात करिए जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ये कहेंगे देखिए अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया तो ये जो तालिबान है फिर वो हमने इनको यहाँ बीच में रोका हुआ है, बफर स्टेट, एज अ बफर स्टेट हम हट गए अगर बीच से तो ये सारे इंडिया चले जाएंगे। तो ये मतलब इस तरह का चूरन बेचते हैं ये। मैं कहता हूँ कि यार जो बैठे हैं अभी वहां पावर में वो भी तो तालिबान ही है ना। तो दिस इज अटर नॉनसेंस कि अगर वो पाकिस्तान ने रोका हुआ है और पाकिस्तान को स्टेबल रखना पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। पाकिस्तान को स्टेबल रखना अभिनव प्रकाश की और वैभव सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान को स्टेबल रखो। इट इज अप टू यू यार, आपको स्टेबल रखना आप स्टेबल रखो, अनस्टेबल करना अनस्टेबल कर दो। देयर इज अ यूएन पीस कीपिंग मिशन, वो आएगी वो स्टेबल रखेगी। फिर ये कहना कि अगर पाकिस्तान कोलैप्स करता है तो वो सारे सारे इंडिया आ जाएंगे, ठीक है, दिस इज अ नॉनसेंस। और पाकिस्तान का जो स्टेट है वो देखिए, पाकिस्तान इज अ जेली स्टेट, ठीक है। इट इज नॉट अ बटर स्टेट, इट इज नॉट अ हार्ड स्टेट, इट इज अ जेली स्टेट। इट विल नॉट मेल्ट डाउन, ठीक है, और वो कभी 100% स्टेबल रहेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वो आइडिया ऑफ पाकिस्तान को सूट नहीं करता वो स्टेबिलिटी। सो और इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है पाकिस्तान का, पाकिस्तान आर्मी ने, वहां पे 100% स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आप फिर एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होगा। फिर लोग कहेंगे कि भाई मुल्क तो स्टेबल है, सब कुछ ठीक है, तो हमें इतने बड़े आर्मी की जरूरत क्या है? इतनी डिस्प्रोपोर्शनेट आर्मी, 130 करोड़ के 140 करोड़ का जो देश है उसके लिए 12 लाख की फौज है, जिसको हम रोते रहते हैं कि इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए, इसको थोड़ा कम करना चाहिए, इसको थोड़ा बेटर इक्विप करो, मॉडर्नाइज करो। हमें इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं है, हम खुद भी कहते हैं। वहां पे आप 20 करोड़ की आबादी के ऊपर आप लेके बैठे हो 7.5 लाख की फौज, ठीक। सो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट जो एक साइज है आर्मी का, उसको फिर लोग कट डाउन करने की बात करेंगे, तो पाकिस्तान आर्मी को सूट नहीं करता है कि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी हो पाकिस्तान में। सो फिर बजट कट करेंगे, तो ये जो मिलिट्री के फिर ये कहां से चलेंगी? ये जूता बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, अंडे बनाते हैं, दूध बेचते हैं, चॉकलेट बनाते हैं, ओट्स बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं,
मतलब यू नेम इट, आपके किचन, आपके घर के अंदर जितनी चीजें हैं वो सब कुछ बनाती है पाक फौज। आपके खाने, पहनने, उड़ने, बिछाने से लेकर के हर एक चीज, बेडशीट बनाती है वो फौज। कैन यू इमेजिन? सो ये आपने इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर बना रखा है, आपके जो इतने खर्चे हैं वो कहाँ से मैनेज होंगे? वो मैनेज कर तो 100% स्टेबल तो कभी नहीं होगा वो। तो वो जेली स्टेट था, जेली स्टेट है और जेली स्टेट ही रखेंगे उसको, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी को सूट ही वो स्ट्रक्चर करता है। एंड दिस होल आइडिया, और कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर पंजाब में, अगर वहां पे पाकिस्तान के अगर रेडिकलाइज, अगर ये वायलेंस बढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के अशराफिया पंजाबी है, पाकिस्तान की फौज पंजाबी है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जो उनकी पार्लियामेंट है, मेजोरिटी पंजाबी है। ठीक है, अगर आपने पंजाब में मेजोरिटी सीट जीत ली तो आपको पाकिस्तान में किसी भी सूबे में एक भी सीट नहीं जीतने की जरूरत है, आप गवर्नमेंट बन जाएगी सेंटर में। तो सब कुछ पंजाबी है, तो वो उसको अपना मैनेज करेंगे। 7.5 लाख की फौज है, उतार देना पंजाब में। ठीक है, हमने तो भोगा है ना 80s में और 90s में, हमें भी फौज भेजनी पड़ी थी ऑपरेशंस करने के लिए। सो दिस इज जस्ट लाइक दैट। अपना आप मैनेज करें। आपके पास पुलिस है, पंजाब पुलिस, जो कि जिसके 5 बंदे ऑफिशियली मरे हैं इस प्रोटेस्ट में। ठीक है, और डीएसपी को उठा के लेके गए थे, इन्होंने किडनैप कर लिया था। और इमरान खान तो आए थे इस प्रॉमिस पे कि हम पुलिस रिफॉर्म करेंगे। तो आप इमरान खान की पड़िए, उनसे पूछे कि भाई आपने रिफॉर्म क्यों नहीं की है। सो दिस इज आई डोंट बिलीव कि पाकिस्तान में पंजाब इतना डिस्टेबलाइज होगा, बिकॉज सारी फौज पंजाबी, ऑफिसर्स पंजाबी है, तो वो कभी उसको उतना होने नहीं देंगे। उनको 1,500 बंदा मारना पड़ा था एक दिन में, वो 1,500 बंदा मारेंगे, बट पाकिस्तान, पंजाब को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे वो। सो जब वो उसको उतना हाथ से ज्यादा डिस्टेबलाइज नहीं हो देंगे, तो उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ क्यों आएगा? कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये अनफोल्डिंग सिचुएशन है, इस पे हमको देखना पड़ेगा। बट थैंक यू वैभव फॉर योर टाइम, आपने समय दिया और ये इंपॉर्टेंट बात बताई जो भारत की मीडिया में, तो देखिए भारत की मीडिया तो सिर्फ आजकल जो है पैनिक क्रिएट करने में लगी हुई है, बगल में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ भी कवरेज नहीं है। बट थैंक यू फॉर योर वंडरफुल इंसाइट कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना के अंदर जो पावर स्ट्रगल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है इस पूरे टीएलपी प्रोटेस्ट में। थैंक यू अगेन वैभव, and thank you audience for your time. Thank you Abhinav, thank you so much. And thank you audience for your time, for listening to us. Please don't forget to subscribe to the channel and hoping to see you soon again. Thank you.